दोस्तों नमस्कार। शेखर एक जीवनी उपन्यास लेकर हम आ रहे हैं जो यूजीसी नेट में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो आइए देखते हैं। शेखर एक जीवनी भूमिका। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। शेखर एक जीवनी मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। 10 वर्षों में अभी कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई है। इसे शेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला। नहीं, आप मेरे एक एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना को केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। घोर यातना व्यक्ति की दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। अगर यही मेरे जीवन का अंत है तो उस जीवन का मूल क्या, अर्थ क्या है, सिद्ध क्या है, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए? इस जिज्ञासा की, अनासक्त निर्ममता की और यातना के सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा है। एक निजू और अप्रासंगिक विसंगत के रूप में नहीं, एक घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझकर हाथ में आने लगे। 1 मास बाद मैं लाहौर के अमृतसर जेल ले जाया गया। 1 मास बाद मैं लाहौर के अमृतसर जेल ले जाया गया। तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगत को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए वे 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर देने में लगाया। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवाद होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उसे अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता है। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल नियत की स्वीकृत न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्यकरण परंपरा पर गहरा यद्यप अस्पष्ट विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी इसी प्रकार के नियतवादी हैं। शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियत के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया है। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है। यह भी एक मार्ग है, लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन को सह बनाने का दूसरा उपाय यही हो सकता है। यही शेखर एक जीवनी की बुनियाद की कहानी है। आप कहेंगे कि यह तो एक विजन नहीं, यह एक तर्क प्रणाली है, एक फलसफा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है। अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता है दर्शन। हिंदी में जहाँ प्रत्येक कवि अपनी स्त्री को लक्ष्य करके लिखता है, वहाँ जहाँ वियोग कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि उसे आमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा, वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल एक जीवनी ही नहीं, व्यक्ति की अपने मुंह कही हुई जीवनी है। शेखर में मेरा कुछ अधिक है। इलियट का आदर्श, जिसकी महानता मैं मानता हूँ, मुझसे नहीं निभ सकता है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम दस्तावेज है, साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब में भी। उसमें मेरा समाज और युग बोलता है कि वह मेरे और शेखर का युग का प्रतीक है। शेखर एक जीवनी 3 भागों में विभक्त है। तीनों भाग एक ही कामसूत्र में गुथे हुए
तीनों भाग एक ही कथा सूत्र में गुथे हुए होकर अलग अलग भी प्रायः संपूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि जीवनी वास्तव में 3 स्वतंत्र उपन्यासों का अनुक्रम है। शेखर कोई बड़ा आदमी नहीं है, वह अच्छा भी आदमी नहीं है, लेकिन वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से अपने को पहचानने की कोशिश कर रहा है। वह अच्छा संगी नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अंत तक उसके साथ चल कर आपके उसके प्रति भाव कठोर नहीं होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और कौन जाने आज के युग में जब हम आप सभी संश्लिष्ट चरित्र, तब आप पाएं कि आपके भीतर भी कहीं पर एक शेखर है जो बड़ा नहीं, अच्छा भी नहीं, लेकिन जागरूक और स्वतंत्र ईमानदार है, घोर ईमानदार। शेखर एक जीवनी फांसी जिस जीवन का उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित क्षमताएं या औजार समर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी है। यौवन के ज्वार में समुद्र, शोषण, सूर्योदय पर रजनी के उलझे हुए और घनी छायाओं से भरे कुंतल, शारदीय नभ की छटा पर एक भीमकाय काला बरसाती बादल, इस विरोध में, इस अचानक खंडन में निहित अपूर्व भैरव कविता ही में इसको सिद्ध है। मैं अपने जीवन का प्रत्यावलोकन कर रहा हूँ, अपने अतीत जीवन को दोबारा जी रहा हूँ, मैं जो सदा आगे ही देखता रहा है। अपनी जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर पीछे देख रहा हूँ कि मैं कहाँ से चलकर किधर भूल भटक कर कैसे विचित्र अनुभव प्राप्त करके यहाँ तक आया हूँ। और तब दिखता है कि मेरी भटकन में भी एक प्रेरणा थी, जिसमें अंतिम विजय का अंकुर था। मेरे अनुभव वैचित्र में भी एक विशेष रस की उपभोगेच्छा थी जो मेरा निर्देश कर रही थी। और जीवन यात्रा के पथ में जो पहाड़, तराइयाँ, नदी, नाले, झाड़ झंखार, आंधी, पानी आए, उन सब में मेरे और केवल संबंध में एक था, जिसका ध्येय था किसी विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में, विशेष स्थान पर, विशेष साधनों और उपायों से मेरे जीवन का विशेष रूप से समापन, जिससे उसे अपनी सिद्धि, अपनी सफलता और अपनी संपूर्णता प्राप्त हो जाए। अब मैं अधूरा हूँ, पर मुझमें कुछ भी न्यूनता नहीं है, अपूर्ण हूँ, पर मेरी संपूर्णता के लिए कुछ भी जोड़ने को स्थान नहीं है। सबसे पहले तुम शशि, इसलिए नहीं कि तुम जीवन में पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो, इसीलिए कि मेरा होना अनिवार्य रूप से तुम्हारे होने को लेकर है। ठीक वैसे ही जैसे तलवार में धार का होना शान की पूर्ण कल्पना करता है, तुम वह शान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जा कर तेज होता रहा है, जिस पर मंच कर मैं कुछ बना हूँ जो संसार के आगे खड़ा होने में लज्जित नहीं है। लज्जित होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं तुमसे मांगता हूँ कि मुझे आज्ञा दो, मैं तुम्हें याद करूँ, जहाँ तुम हो वहाँ याद शब्द को लाना पूजा को भ्रष्ट करने सा है। फिर भी मैं तुमसे मांगता हूँ कि यह भी अधिकार मुझे दो। जब मैं जेल से आकर पहले पहल तुम्हें मिला, तब तुम्हें देखकर एक गहरा आघात मेरे मन पर हुआ था। तभी मैंने कहा था, बाहर आकर मेरे बहुत कुछ खो गया है। भीतर मैं तुम्हें अपने से एक ही देखता था, अब लगता है कि मुझे तुम्हें दोबारा पहचानना है। और अब तुम रोई थी, मैं तुम्हारा घर देखा, उन्हें भी देखा, तो मैंने तुम्हारा घर देखा, उन्हें भी देखा, जिनके आधार पर वह घर तुम्हारा घर हुआ था। और मुझे लगा तुम संतुष्ट बैठी हो, तुम्हारे जीवन के चलने के लिए एक पटरी निश्चित हो गई और उस पटरी के इधर उधर कहीं कोई नहीं है। सब मेरा संकोच और दृढ़ हो गया कि दोबारा पहचानना है तो मेरी
परिचित नहीं हो। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोही बुद्ध परिस्थितियों के संघर्ष और समर्थ जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात परिघात से नहीं निर्मित होती है। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। विज्ञान कहता है कि कुछ नहीं, कुछ होगा नहीं। जो कुछ हो चुका है वह भविष्य के अंत तक रहेगा, और जो होगा और जो होना है वह भूत के प्रारंभ में ही था। क्योंकि भूत और भविष्य कुछ नहीं है, क्योंकि कल भी कुछ नहीं है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की भांत गति की एक दिशा एक प्रकार है। तब मैं मरकर भी जीता रहूँगा, वह पर जीते हुए भी मर चुका हूँ। मुझे जीवन का मोह नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसा मोह करता कहाँ हूँ। मोह तो जब होगा जब इस जीवन की कोई सिद्ध होती, और मैं सोच रहा हूँ कि मृत्यु ही इसकी सिद्धि है। विज्ञान यह भी तो कहता है कि जीवन एक ही बार मिलता है, और मानव जीवन का कोई अंश नित्य नहीं है। मृत्यु में उसका संपूर्ण अवसान हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता जो पुनर्जन्म पा सके। मैं नया हूँ, अपूर्व हूँ। मेरे जीवन का एक क्षण भी पहले कभी नहीं हुआ है। मैं एक नई वस्तु हूँ, एक नई प्रतिज्ञा हूँ जिससे भविष्य पूरा करेगा। एक शिक्षा हूँ जो भविष्य के लिए रह जाएगी। नित्यता क्षणों की है, पर क्षण भंगुर है। मैं भी हूँ। मुझमें जो कुछ न्यूनता है उसे मुझे इसी क्षण में कह डालना है, क्योंकि वह भविष्य की वस्तु है। मैं उसे कहे बिना रोक नहीं सकता, और सोचने का समय नहीं। क्षण का अस्तित्व कितना। कभी कभी तो एक विचार उठता है कि मैं क्या संदेश छोड़ कर जा सकता हूँ, सिवाय एक भयानक साप की। क्योंकि मेरा जीवन ही तो एक साप सा है। मैं एक संदेश लाया हूँ जो मेरा अपना नहीं है, जो मैंने अपने वंश विकास से पाया है, और जिसे मैं एक बाह्य प्रेरणा से वाध्य होकर कहूँगा। मेरे सब कर्म उसी प्रेरणा के फल हैं, जो मुझे बाह्य हैं, जिससे मैं विभिन्न हूँ। मैं चाहता हूँ उसी प्रेरणा के भविष्य को इंगित कर जाऊँ, उसे अपने व्यक्तित्व से अलग एक शक्ति, एक विभूति समझकर। अतः जिसकी कहानी में निहित संदेश को मैं प्रकट करूँगा वह ही है। उसका नाम है शेखर। वह इस समय मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी प्रतीक्षा में वह अपनापन व्यक्त किए जा रहा है, और मैं उसके जीवन के सत्यों को पढ़कर उसका निष्कर्ष निकालकर और शब्दबद्ध करके छोड़े जा रहा हूँ। शेखर एक जीवनी खंडों का साहित्यिक अध्ययन। शेखर एक जीवनी खंडों का साहित्यिक अध्ययन। शेखर एक जीवनी प्रथम खंड में प्रवेश के अतिरिक्त 4 खंड हैं। पहला उषा और ईश्वर, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, चौथा पुरुष और परिस्थिति। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रवेश। शेखर का फांसी की मनस्थिति में अतीत का प्रत्यावलोकन, फांसी के प्रयोजन पर विचार। सर्वप्रथम शश की स्मृति, बचपन की श्रीनगर की जल यात्रा का संस्मरण, माता के प्रति अविश्वास, विद्रोही बनने के तथ्य, शिष्या लीला का फूल भेजा जाना। 14 वर्षीय शेखर रूठ कर घर से निकल पड़ना। 14 वर्षीय शेखर का रूठ कर घर से निकल पड़ना, पिता का चुपचाप इसे सहन करना इत्यादि स्मृतियों का उल्लेख उपन्यास की अभिव्यक्त शैली का उल्लेख है। प्रथम खंड और ऊषा ईश्वर। शिशु शेखर के जन्म, शिक्षा, प्रकृति, प्रेम, बाल सुलभ तमाम जिज्ञासाओं एवं विद्रोहात्मताओं कार्यों का उल्लेख। द्वितीय खंड बीज और अंकुर। कुत्ता, तैमूर, गणेशी, डोम का एवं माली का प्रसंग। गंगा नदी के केले के स्तंभों द्वारा बहना। कन्या को पत्र लिखना। चपरासी द्वारा जबरदस्ती पकड़कर पिता के सम्मुख ले जाने पर उसे चोटिल करना। सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर रोना। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाना। पाश्चात्य सभ्यता के अंधे पुजारी वरिष्ठर और उसके बच्चों का प्रसंग। छोटी बहन के जन्म लेने पर जिज्ञासा
और वृत्ति की बच्चे कहाँ से आते हैं? जिज्ञासा वृत्ति की बच्चे कहाँ से आते हैं? विद्रोहात्मकता के कारण शेखर का चुगलखोर बनना, माँ की अलमारी से चुराकर वर्जित पुस्तकें पढ़ना और जिद्दी स्वभाव का बालक शेखर का अपने छोटे भाई को कलम न देना। तृतीय खंड, प्रकृति और पुरुष। सरस्वती से करीब उसके विद्रोह से परेशानी, शश से ब्याह की बात सुनकर शेखर को बेइंतहा दुख, सरस्वती के पत्रों से संतोष, सरस्वती को पत्र लिखने का प्रयास पर संबोधन, मात्र लिख पाना और पत्र फाड़ देना। शेखर के मन की वजह अशांति, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना, रोजेटी, स्कॉट, वाइटन, कीट्स, राशो, दांते की किताबें पढ़ना, कुछ समय बाद गहन गंभीर कृतियों को पढ़ना, सर्वप्रथम निश्चय का थुस स्पीक और जरथुस्त्र, फिर डार्विन का विकास संबंधी शरीर विज्ञान, प्राणायाम, होम्योपैथी की किताबें पढ़ना है। शेखर के माता पिता की लड़ाई और माता का घर छोड़कर चले जाना, शेखर की शारदा से मुलाकात और प्रथम दर्शन में ही आकृष्ट होना एवं वह संधि में प्रेम का उदय, शेखर का परीक्षा देने के लिए लाहौर जाना और मौसी विद्यावती के यहाँ ठहरना, शश के प्रति सात्विक प्रेम का स्मरण, लाहौर से परीक्षोपरांत लौटने पर शारदा का न मिलना, शारदा के परिवार का दक्षिण चले जाना और शेखर का टूटना तथा वह संधि का ज्वर समाप्त होना, माँ की अविश्वसनीयता से शेखर के स्वाभिमान का आहत होना और सोचना कि अविश्वसनीयता होने से कुत्ता, चूहा, दुर्गंधित कृत्रिम कीट का होना अच्छा। शेखर के मन में घृणा और वासना, इन दो भावों का उठना, शेखर के पड़ोस में शांति नामक तपेदिक लड़की से सहानुभूत और उसकी मौत पर गहरी संवेदना का प्रस्फुटन, शारदा की याद और शेखर का दृढ़ निश्चय करना कि शारदा के अतिरिक्त वह और किसी से प्रेम नहीं करेगा, शेखर का व्हाट ऑल मैरिड पीपुल शुड नो पुस्तक सतीत्व को समझने के लिए पढ़ना और शेखर के समक्ष सारे रहस्यों का खुल जाना है। चतुर्थ खंड, पुरुष और परिस्थिति। शेखर का इंटर की पढ़ाई के लिए मद्रास के एक कॉलेज में दाखिला लेना, हॉस्टल में कुमार का मिलना और कुमार से समलैंगिक संबंध, कुमार का शेखर के विरुद्ध षड्यंत्र रचना कि वह अपने कार्यों और व्यवहारों से ब्राह्मण नहीं है, निष्ठ फलतः छात्रों का विरोध, प्रिंसिपल का निर्णय शेखर के पक्ष में, शेखर का जीत के बावजूद हॉस्टल छोड़ना एवं अछूतों के छात्रावास में रहना, एक सप्ताह छुट्टी लेकर मालबार जाना जहां छुआछूत की भावना चरम पर थी, शेखर का एक अछूत घायल स्त्री को पीठ पर लाद कर आर्य समाज मिशन भवन में छोड़ना और फिर उस स्त्री का दिवंगत होना, अछूतों के छात्रावास में कुछ एक साथियों की मदद से शेखर का एक समिति की स्थापना करना जिसका नाम कालांतर में एंटीगोनम क्लब पढ़ना, अछूतों के लिए शेखर का एक पाठशाला खोलना, इस पाठशाला के एक जल से घटित घटना से क्षुब्ध होकर शांत की समुद्र से शेखर का महाबल समुद्र की शरण में जाना और समुद्र में शेखर का डूबना और मल्लाहों का बचाना, सदाशिव के साथ शेखर का त्रावणकोर जाना, वहां शारदा से अचानक मिलना, शेखर का उसके प्रणनिवेदन करना परंतु शारदा की अस्वीकृत, शारदा और शारदा के देश से शेखर की विदाई।